गोरा और बादल की विस्तृत जीवनी और इतिहास को कवर करने के लिए हम इसे कई अध्यायों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक अध्याय में गोरा बादल के जीवन, चित्तौड़ के इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, वीरता और बलिदान की कहानियों को विस्तार से लिखा जाएगा। गोरा और बादल भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा माने जाते हैं, जो चित्तौड़गढ़ के महाराणा रतन सिंह की सेना के वीर सेनापति थे। ये दोनों अपने अद्वितीय शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जाने जाते हैं। गोरा और बादल, खासकर गोरा, राणा रतन सिंह के विश्वासपात्र और प्रमुख रक्षक थे। इनकी वीरता का उल्लेख कई ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है और इनके साहस की कहानियां राजस्थान के लोक संगीत और गीतों में आज भी गाई जाती हैं। गोरा बादल की प्रमुख घटना का वर्णन चित्तौड़ की प्रसिद्ध युद्ध गाथा में आता है। इसे चित्तौड़ की प्रथम साका के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता की खबर सुनकर उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। जब रानी पद्मिनी के बारे में सुनकर खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने की ठानी, तो गोरा और बादल ने अपनी मातृभूमि और रानी की रक्षा के लिए पूरी ताकत से मुकाबला किया। भारतीय इतिहास के पन्नों में राजपूतों का शौर्य, बलिदान और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का अद्वितीय स्थान है। इसी इतिहास में चित्तौड़ के वीर योद्धा गोरा और बादल का नाम आज भी गर्व के साथ लिया जाता है। इनकी कहानियां राजस्थानी लोकगीतों, लोक कथाओं और इतिहास की पुस्तकों में जीवित हैं। गोरा और बादल के साहस ने न केवल चित्तौड़ बल्कि संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया। इनके जीवन की कहानी मातृभूमि और रानी पद्मिनी की रक्षा के लिए किए गए त्याग और वीरता की गाथा है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। गोरा और बादल ने अपने जीवन में जो साहसिक कारनामे किए, वे भारत के इतिहास में अमर हो गए और आने वाली पीढ़ियों के लिए निष्ठा, समर्पण और वीरता के प्रतीक बन गए। एक, चित्तौड़ का ऐतिहासिक परिचय। चित्तौड़ का दुर्ग भारत के सबसे पुराने और मजबूत किलों में से एक है, जिसका निर्माण प्रारंभिक काल में मौर्य वंश द्वारा किया गया था। राजस्थान की इस भूमि पर बसे चित्तौड़गढ़ का किला अपनी संरचना, सामरिक महत्ता और इसके भीतर रचे गए ऐतिहासिक संघर्षों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की वीर भूमि कहलाने वाली इस जगह ने कई महान योद्धाओं और रानियों को जन्म दिया। चित्तौड़गढ़ का स्थापत्य और उसकी विशेषता। चित्तौड़ का किला 180 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह किला 7 विशाल द्वारों से सुरक्षित है, जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि पद्मिनी महल, किरण महल और विजय स्तंभ। यह दुर्ग युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता था, क्योंकि इसकी बनावट और मजबूती ऐसी थी कि इसे भेदना असंभव माना जाता था। चित्तौड़ का ऐतिहासिक महत्व। चित्तौड़गढ़ का महत्व न केवल उसकी बनावट में है, बल्कि इस स्थान पर राणा प्रताप, मीराबाई, रानी पद्मिनी जैसे महान व्यक्तित्वों की कहानियों में भी है। यह किला सदियों तक मेवाड़ की राजधानी रहा और इस पर कई राजवंशों का शासन रहा। मेवाड़ के राणा, जो कि सिसोदिया राजवंश के थे, इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली शासक माने जाते थे। उनकी निष्ठा और साहस की गाथाएं आज भी राजस्थान में सुनाई जाती हैं। चित्तौड़ पर बाहरी आक्रमणकारियों की नजर हमेशा बनी रही, विशेषकर दिल्ली के सुल्तानों की। इसकी सामरिक स्थिति और राजनीतिक प्रभाव के कारण दिल्ली के शासक इसे अपने अधीन करना चाहते थे। कई आक्रमणों के बावजूद यह किला अपने बहादुर राजपूत योद्धाओं के कारण हमेशा दृढ़ता से खड़ा रहा। राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी। चित्तौड़ का इतिहास महाराणा रतन सिंह के बिना अधूरा है। राणा रतन सिंह न केवल चित्तौड़ के शासक थे, बल्कि अपने कुशल नेतृत्व और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जानी जाती थीं।
रानी पद्मिनी का सौंदर्य और उनकी गरिमा की चर्चा इतनी व्यापक थी कि इसकी खबर दिल्ली तक पहुंच गई। यह वही चर्चा थी जिसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान रानी पद्मिनी पर आकर्षित किया और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। रानी पद्मिनी का नाम भारतीय इतिहास में उनके साहस, गरिमा और राजपूत नारी के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में दर्ज है। उनकी कहानी केवल एक सौंदर्य की कहानी नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान की है, जो आगे चलकर गोरा और बादल के बलिदान के साथ जुड़ जाती है। अध्याय 2, गोरा और बादल का परिचय और पृष्ठभूमि। चित्तौड़ की भूमि पर जन्मे गोरा और बादल अपनी वीरता, निष्ठा और देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं। दोनों का संबंध राजपूत समाज के प्रसिद्ध कबीले आहाड़ा क्षत्रियों से था, जो मेवाड़ की सुरक्षा और इसके शासकों की सेवा में पीढ़ियों से समर्पित रहे हैं। राजस्थान के इस वीर परिवार में जन्मे गोरा और बादल का पालन पोषण साहस, शौर्य और युद्ध कौशल की शिक्षा के साथ हुआ। गोरा का जीवन और उनकी भूमिका। गोरा सिंह, जिन्हें संक्षेप में गोरा कहा जाता था, महाराणा रतन सिंह के दरबार में एक सम्माननीय स्थान रखते थे। वह न केवल राणा के प्रिय और भरोसेमंद योद्धा थे, बल्कि उन्हें चित्तौड़ के प्रमुख सेनापतियों में से एक माना जाता था। गोरा का स्वभाव शांत परंतु साहसिक था। वे अपने कौशल और दूरदर्शी सोच के लिए प्रसिद्ध थे। इतिहास में उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है, जो रणभूमि में अपनी तलवार के कौशल और शक्ति के लिए प्रतिष्ठित थे। उनकी रणनीतिक सोच और युद्ध कौशल ने उन्हें राणा रतन सिंह का अभिन्न अंग बना दिया था। गोरा का स्थान केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक संरक्षक के रूप में था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चित्तौड़ के दुर्ग और इसकी प्रजा की रक्षा में बिताई थी। गोरा को मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और राणा रतन सिंह के प्रति अटूट विश्वास के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि गोरा ने न केवल चित्तौड़ के कई युद्धों में भाग लिया, बल्कि उसने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को हमेशा दूर रखा। बादल का जीवन और उनका गोरा के साथ संबंध। बादल सिंह, जिन्हें संक्षेप में बादल कहा जाता है, गोरा के भतीजे थे। बादल की वीरता भी अपने चाचा गोरा से कुछ कम नहीं थी। बादल ने अपने चाचा से युद्ध की कला सीखी थी और हमेशा उनके साथ ही रहे थे। वे अपने चाचा के शिष्य और उनके साथ युद्ध में शामिल रहने वाले उनके सहयोगी थे। बादल को गोरा का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता था और वह उनके मार्गदर्शन में बड़े हुए। बादल का स्वभाव उग्र और ऊर्जा से भरा हुआ था। उनका निडर व्यक्तित्व और अदम्य साहस उन्हें युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय योद्धा बनाता था। गोरा और बादल के बीच बहुत ही गहरा संबंध था। एक तरफ जहां गोरा बादल के लिए मार्गदर्शक थे, वहीं दूसरी ओर बादल ने अपने चाचा के प्रति पूरी निष्ठा और सम्मान दिखाया। गोरा और बादल का बचपन और प्रशिक्षण। राजस्थान में राजपूतों के परिवारों में बचपन से ही बच्चों को युद्ध कौशल और मातृभूमि के प्रति निष्ठा की शिक्षा दी जाती थी। गोरा और बादल का भी इसी तरह का पालन पोषण हुआ। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध रणनीतियों की शिक्षा दी गई। गोरा और बादल दोनों ही बाल्यावस्था से ही योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित थे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार किया गया था। युद्ध की कला में निपुणता हासिल करने के साथ ही उन्हें युद्ध में सदैव साहस और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा दी गई थी। गोरा और बादल दोनों को यही सिखाया गया था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उन्हें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही शिक्षा उनके जीवन का मार्गदर्शक बनी और उन्हें एक असाधारण योद्धा बना दिया। राणा रतन सिंह के प्रति गोरा और बादल की निष्ठा। गोरा और बादल का राणा रतन सिंह के प्रति समर्पण अटूट था। उन्होंने अपने राजा के प्रति सम्मान और निष्ठा की मिसाल कायम की। गोरा को राणा रतन सिंह का गुरु भी माना जाता था और इस संबंध में गोरा को हमेशा राणा का परम मित्र और संरक्षक के रूप में देखा गया।
राणा भी गोरा पर पूर्ण विश्वास करते थे और उन्हें अपने साथियों में सबसे ऊंचा स्थान देते थे। चित्तौड़ के किले और इसके निवासियों की रक्षा के प्रति गोरा और बादल का समर्पण अद्वितीय था। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करने का निश्चय किया, तब गोरा और बादल दोनों ने राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की रक्षा की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने राजा और राज्य के सम्मान को सर्वोच्च रखा। गोरा और बादल के साहस की प्रारंभिक कहानियां। गोरा और बादल का साहस चित्तौड़ की भूमि पर चर्चित था। कहा जाता है कि जब भी राज्य पर कोई खतरा आता, गोरा और बादल सबसे पहले अपने हथियार उठा लेते थे। उन्होंने कई छोटे छोटे युद्धों में अपनी कुशलता दिखाई थी और दुश्मनों को परास्त किया था। उनके साहस की गाथाएं चित्तौड़ के हर घर में सुनाई जाती थीं और लोग उन्हें अपने आदर्श के रूप में मानते थे। गोरा और बादल दोनों ने हमेशा यह साबित किया कि वे न केवल वीर योद्धा हैं, बल्कि उनमें अपने राजा और राज्य के प्रति असीम निष्ठा है। उनका बलिदान और साहस चित्तौड़ की शान और गौरव के प्रतीक बन गए थे। इस अध्याय के अंत में हमने गोरा और बादल की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके व्यक्तित्व और उनके साहस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना और उसके परिणामस्वरूप गोरा और बादल के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में। अध्याय 3, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और उसका चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और चर्चित घटना है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस घटना ने न केवल चित्तौड़ के योद्धाओं को बल्कि पूरे भारत को एक अभूतपूर्व संघर्ष और बलिदान की गाथा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी का परिचय। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने 1296 से 1316 तक दिल्ली पर शासन किया। वह अपने समय का सबसे महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के भी बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। उसकी नीति सदा विस्तारवादी रही और उसकी सत्ता की भूख उसे लगातार नए क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित करती रही। अलाउद्दीन खिलजी अपने समय का क्रूर और चालाक शासक था। उसकी शक्ति और संपदा के लिए उसकी लालसा इतनी अधिक थी कि वह किसी भी राज्य पर आक्रमण करने और उसे अपने अधीन करने में संकोच नहीं करता था। वह किसी भी कीमत पर दिल्ली सल्तनत को शक्तिशाली बनाना चाहता था और इसके लिए उसने कई राज्यों पर आक्रमण किए। रानी पद्मिनी की सुंदरता और खिलजी का आकर्षण। रानी पद्मिनी की सुंदरता और उनके गुणों की चर्चा चित्तौड़ से लेकर दिल्ली तक फैल चुकी थी। राजस्थान की रानी पद्मिनी को न केवल सुंदरता की देवी माना जाता था, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, वीरता और स्वाभिमान के लिए भी वे प्रसिद्ध थीं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के सौंदर्य के किस्से सुने, तो उसने उन्हें पाने की इच्छा जताई। उसकी इच्छा केवल चित्तौड़ पर अधिकार करने की नहीं थी, बल्कि किसी भी तरह रानी पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाने की थी। उसने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई और राणा रतन सिंह से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दबाव डालने की तैयारी की। खिलजी की कूटनीति और चालें। अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे युद्ध करने की बजाय चालाकी और धोखे का सहारा लिया। उसने चित्तौड़गढ़ के महाराणा रतन सिंह को यह संदेश भेजा कि वह चित्तौड़ से मित्रता करना चाहता है और रानी पद्मिनी का केवल एक बार दर्शन करना चाहता है। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उसका उद्देश्य केवल रानी की सुंदरता का सम्मान करना है और उसने अपनी शांति प्रियता का दिखावा किया। महाराणा रतन सिंह ने चित्तौड़ की परंपरा और मेवाड़ की प्रतिष्ठा का मान रखते हुए अलाउद्दीन को चित्तौड़ आने की अनुमति दे दी। लेकिन गोरा और बादल ने अलाउद्दीन खिलजी के इरादों पर संदेह जताया और राणा को सचेत रहने का परामर्श दिया।
रानी पद्मिनी ने अपनी गरिमा और स्वाभिमान के कारण अलाउद्दीन को दर्शन देने का निर्णय लिया, परंतु उन्होंने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पर्दे में रहकर ही दर्शन देने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने इस अवसर का फायदा उठाकर चित्तौड़ पर अधिकार करने की योजना बनाई और राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। राणा रतन सिंह का अपहरण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कूटनीति का खेल खेलते हुए महाराणा रतन सिंह को आमंत्रण देकर अपने शिविर में बुलाया और फिर उन्हें बंदी बना लिया। उसने यह शर्त रखी कि अगर चित्तौड़ की रानी पद्मिनी उसे समर्पित हो जाए तभी राणा रतन सिंह को छोड़ा जाएगा। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जो चित्तौड़ के गौरव और स्वाभिमान पर सीधा आघात था। गोरा और बादल की योजना। जब यह समाचार चित्तौड़ पहुंचा तो वहां कोहराम मच गया। चित्तौड़ के योद्धाओं और जनता ने राणा को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने का संकल्प लिया। गोरा और बादल ने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी हालत में राणा रतन सिंह को मुक्त कराएंगे। उन्होंने अपने चाचा और गुरु के मार्गदर्शन में एक साहसिक योजना बनाई जिसमें बादल मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। गोरा और बादल ने एक रणनीति बनाई जिसके तहत उन्होंने सैनिकों को यह निर्देश दिया कि वे अलाउद्दीन खिलजी की सेना को धोखे से झांसे में रखें। उन्होंने एक झांकी का आयोजन किया जिसमें रानी पद्मिनी के महल से कुछ पालकियां भेजी गईं ताकि यह प्रतीत हो कि रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के पास जा रही हैं। इस अध्याय के अंत में हमने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, रानी पद्मिनी के प्रति उसकी लालसा और धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बनाने के प्रयास की कहानी जानी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि गोरा और बादल ने किस प्रकार वीरता के साथ अलाउद्दीन की सेना का सामना किया और राणा रतन सिंह को छुड़ाने की साहसिक योजना को अंजाम दिया। अध्याय 4 गोरा और बादल का वीरतापूर्ण संघर्ष। जब राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से बंदी बना लिया तब चित्तौड़ में हलचल मच गई। चित्तौड़ के लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था क्योंकि उनका राजा दुश्मन की गिरफ्त में था। इस चुनौतीपूर्ण समय में गोरा और बादल ने चित्तौड़ की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाने का निर्णय लिया। उनके सामने न केवल राणा रतन सिंह को छुड़ाने का लक्ष्य था बल्कि चित्तौड़ की प्रतिष्ठा को भी बचाना था। साहसिक योजना और छल। गोरा और बादल ने एक अद्भुत योजना बनाई जिसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने झूठा प्रस्ताव रखा कि रानी पद्मिनी उनके पास आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कुछ पालकियों की व्यवस्था की और उनमें चित्तौड़ के वीर सैनिकों को हथियारों के साथ छुपा दिया। बाहरी रूप से यह योजना अलाउद्दीन को यह विश्वास दिलाने के लिए थी कि रानी पद्मिनी ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली है, परंतु अंदर ही अंदर यह योजना उसके नापाक मंसूबों को नाकाम करने और राणा रतन सिंह को छुड़ाने की थी। पालकियों का प्रस्थान। रानी पद्मिनी की प्रतीकात्मक पालकियां चित्तौड़ के किले से अलाउद्दीन के शिविर की ओर भेजी गईं। गोरा और बादल ने अपनी जान की परवाह किए बिना स्वयं इस मिशन का नेतृत्व किया और सैनिकों को सावधानी पूर्वक निर्देश दिए। पालकियों में छुपे सैनिकों के दिलों में अपने राजा को छुड़ाने और मातृभूमि की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का संकल्प भरा हुआ था। जब पालकियां अलाउद्दीन के शिविर में पहुंची, तब दुश्मन को यह आभास हुआ कि रानी पद्मिनी उनसे मिलने आई हैं। अलाउद्दीन को इस योजना का वास्तविक अर्थ समझने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस समय तक गोरा और बादल के सैनिक पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। युद्ध का आरंभ। जैसे ही पालकियां अलाउद्दीन के शिविर में पहुंची, गोरा और बादल के नेतृत्व में सैनिकों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस असामान्य और अनोखे हमले ने दुश्मन को पूरी तरह से चौंका दिया। अलाउद्दीन के सैनिक इस अचानक हुए हमले से अव्यवस्थित हो गए और उनके पास प्रतिकार करने का समय नहीं मिला। गोरा और बादल अपने अद्वितीय साहस और कुशलता के साथ दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। गोरा सिंह ने अपनी तलवार से दुश्मनों का संहार करना शुरू किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, राणा रतन सिंह को सुरक्षित वापस लाना।
बादल ने भी अपने चाचा के साथ कदम मिलाते हुए दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी। युद्ध का यह दृश्य वीरता और शौर्य की प्रतिमूर्ति बन गया था, जिसमें दोनों ने अपने राजा के सम्मान और मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। गोरा का बलिदान। युद्ध के दौरान गोरा ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया और दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कई दुश्मनों को अपनी तलवार से परास्त किया, लेकिन इसी दौरान एक भारी संघर्ष में गोरा ने वीरगति को प्राप्त किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए भी दुश्मनों का संहार किया और राणा रतन सिंह की रक्षा का अपना वचन निभाया। गोरा का यह बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बलिदान न केवल एक योद्धा का बलिदान था, बल्कि यह चित्तौड़ की आत्मा और स्वाभिमान की विजय का प्रतीक बन गया। बादल की वीरता और राणा रतन सिंह की मुक्ति अपने चाचा के बलिदान को देख बादल का साहस और बढ़ गया। उन्होंने दुश्मन के शिविर में घुसकर राणा रतन सिंह को ढूंढ निकाला और उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की। बादल ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग कर अपने राजा को चित्तौड़ वापस लौटाने का संकल्प लिया और अपनी वीरता से दुश्मनों को पीछे धकेला। बादल ने राणा रतन सिंह को सुरक्षित किले तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें चित्तौड़ का सच्चा रक्षक बना दिया। बादल ने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु राणा रतन सिंह को दुश्मनों के हाथों से मुक्त कराकर चित्तौड़ की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा। इस अध्याय के अंत में हमने देखा कि किस प्रकार गोरा और बादल ने अपनी वीरता से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। अगले अध्याय में हम जौहर और चित्तौड़ की अंतिम रक्षा की गाथा पर चर्चा करेंगे, जो कि रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की वीर नारियों द्वारा किया गया था। अध्याय 5 रानी पद्मिनी और जौहर की अमर गाथा। चित्तौड़ का संघर्ष केवल गोरा और बादल की वीरता तक सीमित नहीं था, यह उस बलिदान की कहानी भी है जो चित्तौड़ की महिलाओं ने अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए दिया। गोरा और बादल की वीरता के बाद रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की अन्य नारियों ने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए जो अंतिम निर्णय लिया, वह इतिहास के पन्नों में जौहर के नाम से अमर हो गया। जौहर की पृष्ठभूमि। अलाउद्दीन खिलजी को हराने की योजना के बावजूद दुश्मन की विशाल सेना और उसकी चालाकी ने चित्तौड़ के लिए स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। गोरा और बादल के बलिदान और राणा रतन सिंह के प्रयासों के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी अपनी सैन्य शक्ति से चित्तौड़ को चारों ओर से घेर चुका था। चित्तौड़ के सैनिक लगातार युद्ध कर रहे थे, परंतु दुश्मन की संख्या अत्यधिक होने के कारण उनके लिए यह संघर्ष अत्यंत कठिन होता जा रहा था। रानी पद्मिनी ने अपने पति राणा रतन सिंह और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से विचार विमर्श किया। उन्होंने यह निर्णय किया कि चित्तौड़ की आन बान और शान की रक्षा के लिए महिलाएं जौहर करेंगी, जबकि पुरुष अंतिम युद्ध करेंगे। यह निर्णय बेहद कठिन था, परंतु चित्तौड़ की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए इसे अपनाया गया। रानी पद्मिनी का नेतृत्व। रानी पद्मिनी न केवल चित्तौड़ की महारानी थीं, बल्कि वे अद्वितीय साहस, स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक थीं। उन्होंने चित्तौड़ की महिलाओं को एकत्र किया और उनके समक्ष जौहर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सभी महिलाओं को बताया कि इस कठिन समय में उनकी गरिमा और स्वाभिमान की रक्षा सर्वोपरि है। रानी पद्मिनी का भाषण इतना प्रभावशाली था कि सभी महिलाएं अपने अंतिम निर्णय के लिए सहमत हो गईं। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ की हजारों महिलाओं ने जौहर के लिए स्वयं को तैयार किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी आहुति देने का निश्चय कर लिया। रानी पद्मिनी ने स्वयं को और अन्य महिलाओं को जौहर के लिए तैयार किया और उन्होंने यह दिखा दिया कि एक महिला अपनी इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जौहर की घटना। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की हजारों महिलाओं ने एक विशाल अग्नि कुंड का निर्माण किया। अग्नि की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं, मानो चित्तौड़ की यह आहुति उसकी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए एक अंतिम नारा हो।
रानी पद्मिनी ने सभी महिलाओं को संबोधित किया और उन्हें साहस और शक्ति का प्रतीक बनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद रानी पद्मिनी ने अग्नि कुंड में कूदकर जौहर का आरंभ किया। उनके साथ चित्तौड़ की हजारों महिलाओं ने भी अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया। यह घटना उस समय की महिलाओं की साहसिकता और उनके आत्मसम्मान की प्रतीक बन गई। जौहर की इस महान घटना ने चित्तौड़ को एक अमर गौरव प्रदान किया। अंतिम युद्ध शाका। जौहर के बाद चित्तौड़ के पुरुषों ने अंतिम युद्ध का संकल्प लिया। इस अंतिम युद्ध को शाका के नाम से जाना गया, जिसमें चित्तौड़ के योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। राणा रतन सिंह सहित चित्तौड़ के सभी योद्धाओं ने दुश्मनों के सामने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। पुरुष योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र पहनकर, अपने माथे पर तिलक लगाकर और आत्मबलिदान की भावना से भरकर रणभूमि में प्रवेश किया। हर योद्धा का एक ही लक्ष्य था, अपने अंतिम सांस तक दुश्मन से लड़ना। इस संघर्ष में उन्होंने अद्वितीय वीरता दिखाई, लेकिन अलाउद्दीन की विशाल सेना और संख्या में अंतर के कारण वे सब वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ की अमर गाथा। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की नारियों का यह बलिदान केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक प्रेरणा बन गया। चित्तौड़ का जौहर और शाका की यह गाथा साहस, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। यह घटना भारतीय इतिहास में सदियों से प्रेरणा स्रोत बनी हुई है और रानी पद्मिनी का बलिदान आज भी महिलाओं के साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। अध्याय 6 अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ विजय और उसके बाद की स्थिति। चित्तौड़ पर हुए ऐतिहासिक संघर्ष, जौहर और शाका के बाद अलाउद्दीन खिलजी की विजय का समय आया। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के वीरों के बलिदान के बाद चित्तौड़ का किला, जो कभी अजेय माना जाता था, अब खिलजी के अधीन हो चुका था। हालांकि किले पर कब्जा करने के बाद भी चित्तौड़ का वीरता और सम्मान की गाथा जीवित रही। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय के बाद कौन से कदम उठाए और उसके बाद का माहौल कैसा था। अलाउद्दीन की विजय की प्रक्रिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए अपने विशाल सेना को पूरी ताकत से भेजा। चित्तौड़ का किला अत्यधिक मजबूत था और दुश्मन को किले की दीवारों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हालांकि अलाउद्दीन के पास अपनी सेना की विशालता, युद्ध कौशल और शक्ति थी, जो उसे किसी भी किले को जीते बिना नहीं छोड़ने देती थी। उसकी सेना ने लगातार किले को घेरकर दबाव डाला और आखिरकार किले की दीवारों को तोड़ने में सफल हो गई। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के योद्धाओं ने अपने जीवन की आहुति देने के बाद किले का नियंत्रण अलाउद्दीन के हाथों में चला गया। उसके बाद उसने किले के अंदर के सभी संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया। चित्तौड़ की संपत्ति, सैन्य सामग्री और धन संपत्ति को लूट लिया गया और किले के भीतर की बहुमूल्य वस्तुएं दिल्ली भेज दी गईं। खिलजी का किले पर कब्जा। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ विजय केवल सैन्य दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि यह उसकी सत्तारूढ़ नीतियों और आक्रामक विस्तारवाद का प्रतीक भी था। उसने चित्तौड़ की हार के बाद उस किले में अपने कई सैनिकों को तैनात किया और चित्तौड़ के अधिकतर धन और संपत्ति को दिल्ली भेज दिया। इसके बाद खिलजी ने चित्तौड़ के किले को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि उसके साम्राज्य की शक्ति और वैभव का एहसास पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हो। अलाउद्दीन ने इस विजय के बाद चित्तौड़ के वीरों और शासकों को निशाना बनाते हुए उनके परिवारों और उनके साथी योद्धाओं को भी बंदी बना लिया। यह एक बेहद क्रूर और निरंकुश कार्य था, जिसमें खिलजी ने अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए। रानी पद्मिनी की गाथा का प्रसार। हालांकि रानी पद्मिनी का जौहर और शाका के बलिदान ने चित्तौड़ को एक अमर स्थान दिलवाया, लेकिन उनकी कहानी केवल चित्तौड़ तक सीमित नहीं रही। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गाथा पूरे भारत में फैल गई
और उसने न केवल मेवाड़ बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में एक नई प्रेरणा की लहर पैदा की। उनका नाम इतिहास में न केवल एक वीर रानी के रूप में बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में भी दर्ज हुआ जिसने अपनी भूमि, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान की आहुति दी। रानी पद्मिनी और उनके बादल, गोरा जैसे वीरों के बलिदान ने भारत के सैन्य इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उनके संघर्ष और साहस ने केवल उनके समय के लोगों को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। चित्तौड़ के बाद की स्थिति। चित्तौड़ की हार और उसके बाद के कष्टदायक समय में अलाउद्दीन ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया, लेकिन चित्तौड़ के नायक और वीरों के संघर्ष को वह कभी मिटा नहीं सका। चित्तौड़ के किले में जो वीरता, साहस और बलिदान का इतिहास था, वह उसे पूरी तरह से अपमानित नहीं कर सका। किले में छुपे हुए कई सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जिंदगी में इस संघर्ष को याद किया और यह चित्तौड़ के संघर्ष की गाथा हमेशा जीवित रही। इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की तो उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए मेवाड़ के अन्य क्षेत्रों पर भी नजरें गड़ा दी। उसने चित्तौड़ को एक दूत के रूप में उपयोग किया ताकि अन्य क्षेत्रीय शासकों को यह संदेश मिल सके कि यदि वे उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं तो उनका अंजाम चित्तौड़ जैसा ही होगा। चित्तौड़ की वीरता का प्रतीक। अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बावजूद चित्तौड़ की वीरता और बलिदान का इतिहास हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया। चित्तौड़ की वीरता, रानी पद्मिनी का साहस और गोरा बादल जैसे नायकों का बलिदान आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह घटना न केवल भारतीय समाज को प्रभावित करती है बल्कि यह शौर्य, बलिदान और सम्मान के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक बन चुकी है। आखिरकार चित्तौड़ ने अपनी हार को भी एक बड़ी जीत में बदल दिया, क्योंकि यह संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास में एक अमर गाथा बनकर रह गई। यह गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि अपने सम्मान, गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा में होती है। इस अध्याय के अंत में हमने देखा कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद की स्थिति कैसी रही और कैसे चित्तौड़ की वीरता और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि चित्तौड़ के बाद भारत में अन्य क्षेत्रों में क्या घटनाएं घटीं और अलाउद्दीन के साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ। अध्याय 7 अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य और चित्तौड़ के बाद का संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के बाद उसका साम्राज्य और भी अधिक विस्तारित हुआ और उसके साम्राज्य की ताकत में वृद्धि हुई। चित्तौड़ की हार ने अन्य राजाओं और शासकों को एक कड़ा संदेश दिया कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली और विस्तारशील था। इसके साथ ही चित्तौड़ की वीरता और बलिदान के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई राजनीतिक परिस्थिति का उदय हुआ, जिसमें अलाउद्दीन की सत्ता के खिलाफ विद्रोह और संघर्ष की लहरें उठने लगीं। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार और सशक्तिकरण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजय के बाद अपनी साम्राज्यवादी नीति को और सशक्त किया। उसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने नियंत्रण को बढ़ाया और उसकी सैन्य शक्ति ने उसे लगभग अप्रतिम बना दिया। चित्तौड़ की जीत के बाद खिलजी ने पूरे उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया और दक्षिण भारत तक अपनी सैन्य ताकत का विस्तार किया। अलाउद्दीन ने खुद को ऑफ दिल्ली के रूप में स्थापित किया और विभिन्न राज्यों और रियासतों को अपने नियंत्रण में लिया। इस दौरान खिलजी ने केवल सैन्य विजय नहीं की बल्कि अपनी प्रशासनिक नीतियों को भी सुधारने का प्रयास किया। उसने बाजारों की कीमतों को नियंत्रित किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इसके अलावा उसने राजस्व संग्रहण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और करों की दरें बढ़ाई, जिससे राज्य को अधिक धन मिल सका। चित्तौड़ के बाद की स्थिति, विद्रोह और संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की सशक्तता के बावजूद चित्तौड़ का संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर बन चुका था।
चित्तौड़ की हार ने न केवल उस क्षेत्र के लोगों को बल्कि पूरे भारत को यह सिखाया कि शोषण और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। चित्तौड़ की वीरता का प्रतीक बन चुका नाम अब भारतीय इतिहास में प्रेरणा का स्रोत बन गया था और विभिन्न अन्य रियासतें और राज्य इसके खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार हो रहे थे। अलाउद्दीन की विजय के बाद कई राजपूत रियासतों ने उसकी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। इनमें से कई रियासतों ने प्रतिरोध किया और खिलजी की बढ़ती ताकत को चुनौती दी। राणा हमीर सिंह ने मेवाड़ को खिलजी के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास किया, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी कई राजा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़े हुए। मेवाड़ का प्रतिरोध राणा हमीर सिंह और अन्य नायक अलाउद्दीन के साम्राज्य की प्रगति के बावजूद मेवाड़ की वीरता और साहस को देखकर खिलजी को चिंता होने लगी। राणा हमीर सिंह, जो राणा रतन सिंह के उत्तराधिकारी थे, ने अपनी सेना का गठन किया और खिलजी के खिलाफ संघर्ष के लिए अपना आंदोलन शुरू किया। राणा हमीर सिंह ने मेवाड़ की वीरता को पुनः स्थापित करने की कोशिश की और मेवाड़ के वीरों ने उनके नेतृत्व में खिलजी के खिलाफ प्रतिरोध किया। हालांकि राणा हमीर सिंह की कोशिशें अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने असफल रही, लेकिन उन्होंने यह संदेश दिया कि मेवाड़ कभी भी खिलजी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। इसके अलावा अन्य राजपूत रियासतों में भी प्रतिरोध के विभिन्न प्रयास किए गए। राजा गोविंद चंद्र ने दिल्ली के खिलाफ विद्रोह किया और दक्षिण में भी कई राजाओं ने खिलजी के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। इनमें से कुछ संघर्षों को खिलजी ने आसानी से दबा लिया, लेकिन यह प्रतिरोध उसके साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी बन गई। अलाउद्दीन की विदेश नीति। अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति भी अत्यधिक आक्रामक थी। उसने अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान और मध्य एशिया की ओर बढ़ाया और वहां की साम्राज्यों को भी चुनौती दी। खिलजी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तुर्क साम्राज्य और अन्य पड़ोसी राज्यों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उसका उद्देश्य केवल भारत ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना था। इसके अलावा खिलजी ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कई कूटनीतिक कदम उठाए। उसने अपने सैनिकों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया और सीमा पर तैनात अपने दलों को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए तैयार किया। खिलजी के साम्राज्य की गिरावट की शुरुआत। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य ने अपनी शुरुआत में काफी विस्तार किया था, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत में कमी आने लगी। उसके उत्तराधिकारी, खासकर उसके बाद के सुल्तान, खिलजी की कड़ी नीतियों और अत्यधिक कराधान से जनता में असंतोष पैदा करने लगे। इस असंतोष का परिणाम यह हुआ कि खिलजी का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी सत्ता के खिलाफ विभिन्न विद्रोहों की शुरुआत हुई। खिलजी के साम्राज्य के कमजोर होने के साथ ही राजपूत रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए और वे धीरे धीरे खिलजी की सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने लगे। इस समय तक चित्तौड़ के वीरों और रानी पद्मिनी की बलिदान गाथाएं अन्य राज्यों के वीरों और शासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थीं, जिन्होंने अलाउद्दीन की सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने की ठानी। चित्तौड़ की विरासत और भारतीय इतिहास में उसका स्थान। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य भले ही समय के साथ क्षय की ओर बढ़ा, लेकिन चित्तौड़ की वीरता, बलिदान और संघर्ष ने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। चित्तौड़ की यह गाथा न केवल मेवाड़ के इतिहास में, बल्कि समूचे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक प्रेरणा के रूप में उभरी। यह संघर्ष दर्शाता है कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए दिए गए बलिदान कभी बेकार नहीं जाते। अलाउद्दीन की विजय के बाद भी चित्तौड़ के वीरों की कहानी आज भी भारतीय संस्कृति और धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। रानी पद्मिनी, गोरा, बादल और अन्य नायकों के बलिदान ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि कभी भी अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी जा सकती है। अध्याय 8, खिलजी साम्राज्य का अंत और भारतीय उपमहाद्वीप में नई राजनैतिक परिस्थितियां। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का अंत एक महत्वपूर्ण मोड़ था,
जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया। खिलजी के साम्राज्य का विस्तार और उसके साम्राज्य की शक्ति के बावजूद उसकी कड़ी नीतियों, अत्यधिक कराधान और भीतर की कमजोरियों ने अंततः उसकी सत्ता को कमजोर कर दिया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे खिलजी साम्राज्य का अंत हुआ, उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में क्या राजनीतिक परिवर्तनों का दौर आया और किस प्रकार राजपूत रियासतों और अन्य राज्यों ने खिलजी की सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। अलाउद्दीन खिलजी की मौत और साम्राज्य का कमजोर होना। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में तेजी से राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। खिलजी की सत्ता के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर और अशक्त निकले। उसके बेटे शाहरुख खिलजी और अन्य रिश्तेदारों ने सुल्तान बनने की होड़ में एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष के कारण खिलजी साम्राज्य का केंद्र कमजोर पड़ने लगा और प्रांतीय शासक अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य राजनीतिक अस्थिरता, भीषण आंतरिक संघर्षों और प्रांतों में विद्रोह के कारण तेजी से कमजोर होने लगा। सुल्तान के लिए कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने की वजह से सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिससे खिलजी साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई। खिलजी साम्राज्य के बाद की घटनाएं। तुगलक वंश का उदय। खिलजी साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर तुगलक वंश ने 1320 के दशक में दिल्ली में सत्ता हासिल की। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को समाप्त करते हुए तुगलक वंश की नींव रखी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सुल्तानत को पुनः संगठित किया और इसकी सीमाओं को बढ़ाया। हालांकि तुगलक शासन भी बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सका, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई राजनीतिक दिशा और प्रशासनिक प्रणाली का सूत्रपात किया। राजपूत रियासतों का स्वतंत्रता संग्राम। खिलजी साम्राज्य के बाद विभिन्न राजपूत रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। विशेष रूप से मेवाड़ और अन्य राजपूत राज्यों ने खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया था। राणा हमीर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ ने खिलजी के साम्राज्य का विरोध किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हालांकि मेवाड़ को संघर्ष में सफलता नहीं मिली, लेकिन राणा हमीर सिंह का नेतृत्व और राजपूतों का संघर्ष भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा बन गया। राणा हमीर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ ने खिलजी के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और इस संघर्ष के दौरान मेवाड़ की वीरता और स्वतंत्रता की भावना ने अन्य राजपूतों और छोटे राज्यों को भी उत्साहित किया। इस समय अन्य राजपूत रियासतें जैसे कि जयपुर, जोधपुर और अन्य किलों में भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थीं। राजपूतों ने दिल्ली सुल्तानत के खिलाफ अपनी कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियों को मजबूती से बढ़ाया। यही कारण था कि जब तुगलक साम्राज्य के शासनकाल में राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों की स्थिति बनी, तब राजपूत रियासतों ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को और सशक्त किया। दिल्ली सुल्तानत की कमजोरियां और साम्राज्य की समाप्ति। तुगलक साम्राज्य के बाद दिल्ली सुल्तानत और उसकी सीमाओं में कई बदलाव आए। तुगलक वंश के बाद सुल्तानत का साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया और इसे विभिन्न आंतरिक संघर्षों, कमजोर प्रशासन और अस्थिर नेतृत्व के कारण लगातार चुनौती का सामना करना पड़ा। सुल्तान के कमजोर होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय शासक और राजपूत रियासतें अधिक स्वतंत्र होने लगीं। दिल्ली के शासक सत्ता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे, जबकि कई राजपूत रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए। इसके साथ ही दिल्ली सुल्तानत के शाही परिवार में आपसी संघर्ष और सत्ता के लिए जद्दोजहद बढ़ी। तुगलक साम्राज्य के बाद दिल्ली में सुल्तान की सत्ता और प्रशासन में गंभीर कमजोरी आई और अंततः सुल्तानत का साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके परिणामस्वरूप भारत में एक नई राजनीतिक संरचना की शुरुआत हुई, जिसमें राजपूत रियासतों की शक्ति बढ़ी और उन्हें अपने राज्य की सीमाओं में अधिक स्वतंत्रता मिली। भारत में मुगल साम्राज्य का उदय। दिल्ली सुल्तानत के अंत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ।
बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य ने दिल्ली और भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। मुगल साम्राज्य के आने के बाद भारत में एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित हुआ, जिसने राजपूतों और अन्य रियासतों के साथ संधि और राजनीतिक समझौतों के माध्यम से अपना साम्राज्य विस्तार किया। अकबर का शासन, साम्राज्य का विस्तार और प्रशासनिक सुधार। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया, लेकिन उसे काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य का नेतृत्व किया और उसने मुगल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और उसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अकबर का शासन एक बहुत ही सशक्त और समृद्ध युग था, जिसने मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर और मजबूत आधार तैयार किया। अकबर ने अपने प्रशासनिक सुधारों से मुगल साम्राज्य को प्रबंधित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाई। उसने अपने साम्राज्य को सुलझाने के लिए प्रशासन में कई सुधार किए, जिनमें एकीकृत शासन व्यवस्था, करों का सही वितरण और राज्य के विभिन्न हिस्सों में उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति शामिल थी। अकबर का सबसे बड़ा योगदान उसके धार्मिक सहिष्णुता और समावेशी नीति में था। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से अपने साम्राज्य में स्थान दिया और अपनी सरकार में हिंदू उच्च अधिकारियों और सैन्य कमांडरों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। अकबर ने राजपूतों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया और कई राजपूत राजाओं को अपने दरबार में जगह दी। इस नीति के तहत उसने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित किया और भारतीय समाज को एकजुट करने की कोशिश की। अकबर का धार्मिक नीति और भारतीय समाज पर प्रभाव। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति ने मुगल साम्राज्य को धार्मिक रूप से विविध और बहुसांस्कृतिक बना दिया। उसने अपनी नीति में मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं, जैनियों और अन्य धर्मों को भी समान रूप से स्थान दिया। अकबर ने दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम जैसे दरबारों के माध्यम से सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया, जिससे सामाजिक और धार्मिक धारा में समरसता और सहिष्णुता का संदेश गया। अकबर ने खुद भी दीन-ए-इलाही नामक एक धार्मिक सिद्धांत की शुरुआत की, जिसमें उसने विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। यह एक प्रकार की धार्मिक उदारता की नीति थी, जो उन दिनों के सख्त धार्मिक संघर्षों और परस्पर असहिष्णुता से एक नया रुख था। इसके बावजूद अकबर के इस प्रयास को सभी समुदायों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन यह भारतीय समाज और संस्कृति पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया। मुगल साम्राज्य का सैन्य और वास्तुकला। मुगल साम्राज्य ने अपनी सैन्य शक्ति के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक विस्तार किया। अकबर और बाद में उसके उत्तराधिकारी शाहजहां और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में डेक्कन तक फैलाया। मुगल सेना अत्यधिक संगठित और प्रशिक्षित थी और इसका प्रमुख कारण था अकबर की सैन्य रणनीतियां और सेना में सुधार। मुगल साम्राज्य की वास्तुकला भी अत्यधिक प्रभावशाली थी। अकबर ने कई शानदार किलों, महलों और मस्जिदों का निर्माण किया, जिनमें आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी प्रमुख हैं। शाहजहां के शासनकाल में ताज महल का निर्माण हुआ, जो मुगल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है और आज भी भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। मुगल वास्तुकला में भारतीय, फारसी और तुर्की शैलियों का संगम था, जो इसके अद्वितीय सौंदर्य और प्रभावशाली डिजाइन को दर्शाता है। मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन। औरंगजेब के शासन के बाद अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का उत्थान हुआ, लेकिन औरंगजेब के शासन के दौरान इसकी स्थिति में गिरावट आई। औरंगजेब का शासन पहले तो मुगल साम्राज्य के लिए शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कठोर नीतियां, जैसे धार्मिक असहिष्णुता और दक्षिण भारत में निरंतर युद्धों का जारी रहना,
मुगल साम्राज्य के लिए चुनौती बन गए। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और जजिया कर फिर से लागू किया, जिससे समाज में असंतोष फैल गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में लगातार युद्धों के कारण साम्राज्य का खजाना खाली हो गया और उसकी सैन्य ताकत कमजोर पड़ने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत हुआ और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ।